हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले दोस्त हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसको आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को देखें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से मानसिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी तर्क, ऑप्शन सी चिंतन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, चिंतन, तर्क, कल्पना तथा समस्या समाधान, उपागम आदि ऐसे कुछ मानसिक क्रियाकलाप हैं जिनका प्रयोग प्राणी अपने कौशल तथा गैर कौशल शैक्षणिक पहलुओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को किसके रूप में परिभाषित किया। ऑप्शन ए व्यवहार की एक समग्र विशेषता के रूप में, ऑप्शन बी वातावरण के साथ अनूठे समायोजन के रूप में, ऑप्शन सी गुणों के समन्वित रूप में, ऑप्शन डी मानसिक समायोजन के रूप में। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि यह वातावरण के साथ अनूठे समायोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के चरण हैं, कितने चरण हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों, बंडूरा के जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत हैं, जिसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं, इसके कितने चरण हैं। तो इसके हैं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 चरण हैं। दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत बंडूरा ने 4 चरण बताए। पहला प्रत्यक्षीकरण, जिसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। दूसरा स्मरण करना, लर्निंग। तीसरा अनुकूलन, जिसे हमें एडॉप्टेशन बोलते हैं। चौथा पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके कितने चरण हो गए, 4 चरण। पहला प्रत्यक्षीकरण, दूसरा स्मरण, तीसरा अनुकूलन, चौथा पुनर्बलन। तो पहला मैनिफेस्टेशन, लर्निंग, एडॉप्टेशन, रेनफोर्समेंट, इसके 4 चरण हो गए। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुलनात्मक निर्णय का नियम का सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए फ्रीमैन, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन सी गुड ने, ऑप्शन डी रूमेल ने। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्स्टन। दोस्तों, थर्स्टन ने सन 1927 में तुलनात्मक निर्णय का नियम दिया। किस सन में दिया था, 1927 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यावसायिक रुचि प्रपत्र का प्रतिपादन किया, किसने किया। ऑप्शन ए कूडर ने, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी एस चटर्जी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए ब्लेयर, ऑप्शन बी जोन्स, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन डी सिम्पसन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकडूगल, इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अभिप्रेरणा, जिसे हम मोटिवेशन बोलते हैं, इसके मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने किया। कब किया दोस्तों, इसका प्रतिपादन इन्होंने 1908 में
किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए, इसका निर्माण लुईस ब्रेल ने किया। ऑप्शन बी, यह अंधे बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी, इसमें उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों लुईस ब्रेल ने 6 उभरे हुए बिंदुओं के सहारे, कितने बिंदु थे? 6 उभरे हुए बिंदुओं के सहारे वर्णमाला व अन्य सामग्री लिखी, जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। यह अंधे या दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनके लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए, प्रवाह। ऑप्शन बी, एकता। ऑप्शन सी, मौलिकता। ऑप्शन डी, विस्तारण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकता। दोस्तों सृजनात्मकता जो होती है, क्रिएटिविटी, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता के द्वारा उपलब्ध संसाधनों से किसी नए विचार को जन्म दिया जाता है। जब क्रिएटिविटी होगी बच्चे में तो वह नए विचार को जन्म देगी ही देगी। इसके जो क्रिएटिविटी के मुख्य तत्व क्या कौन कौन से हैं? पहला मौलिकता, दूसरा धारा प्रवाहिता, तीसरा लचीलापन, चौथा विस्तारण, पांचवा उत्सुकता, छठवां स्वतंत्रता। इसके टोटल कितने हुए? क्रिएटिविटी के 6 मुख्य तत्व हुए, जो कि है मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, विस्तारण, उत्सुकता व स्वतंत्रता। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्षमता है। थॉर्नडाइक के बुद्धि विभाजन के आधार पर उस बालक की कौन सी बुद्धि इस क्षमता के लिए आधार है? ऑप्शन ए, अमूर्त बुद्धि। ऑप्शन बी, सामाजिक बुद्धि। ऑप्शन सी, स्थूल बुद्धि। ऑप्शन डी, मूर्त बुद्धि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि द्वारा किए गए कार्य संपादन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? थॉर्नडाइक ने 3 भागों में विभक्त किया। पहला हो गया अमूर्त बुद्धि, दूसरा सामाजिक बुद्धि, तीसरा मूर्त बुद्धि। कौन कौन सी है? अमूर्त, मूर्त और सामाजिक। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत क्या आता है? कलाकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक। अमूर्त बुद्धि में कलाकार हो गए, दार्शनिक और वैज्ञानिक हो गए। सामाजिक बुद्धि में नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि। मूर्त बुद्धि के अंतर्गत, मूर्त बुद्धि को और क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक और बढ़ई। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत एक 10 वर्षीय बालक किस अवस्था के अधीन आएगा? दोस्तों जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए। ऑप्शन ए, संवेदी गामक अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से यह जाना जाता है। तो दोस्तों जो 10 वर्ष का बालक होता है वह किस कैटेगरी में आएगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आप लोग बताएं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसको बहुत पहले ही मैं हर सेट में जहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसको हमने शॉर्ट फॉर्म से याद कराया और विस्तृत रूप से पढ़ाया भी है पहले। जैसे पहला हुआ संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम सेंसरी
मोटर स्टेज बोलते हैं, जो कि है 2 वर्ष से 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक को क्या बोलते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का SPCF। एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल, एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत दृश्य स्मृति का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संकेतात्मक अवस्था, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर होगा प्रतिबिंबात्मक अवस्था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में विभक्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने कहा कि संवेगात्मक बुद्धि को बुद्धि के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है। किसने कहा? ऑप्शन ए गोलमैन, ऑप्शन बी आइसेंक, ऑप्शन सी ल्यूनर, ऑप्शन डी बेल्टोज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आइसेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल है ऑप्शन ए दृष्टि क्षमता का मात्रक, ऑप्शन बी सुनने की क्षमता का मात्रक, ऑप्शन सी शारीरिक भार का मात्रक, ऑप्शन डी लंबाई का मात्रक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा सुनने की क्षमता का मात्रक होता है। डेसिबल जो होता है सुनने की क्षमता का मात्रक होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीबी भी लिखते हैं, डीबी मतलब डेसिबल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन है ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी डांटना, ऑप्शन सी दंड देना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सकारात्मक पुनर्बलन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत और क्या क्या आता है। तो सकारात्मक जो पॉजिटिव होता है, पुनर्बलन मतलब रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन, पहला प्रशंसा, दूसरा पुरस्कार, तीसरा शाबाशी। ये हो गया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन। पहला प्रशंसा, दूसरा पुरस्कार, तीसरा शाबाशी। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के 3 बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और विषय। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। उपर्युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए रायबर्न, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डगलस, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा रायबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का परम मित्र है ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, ऑप्शन बी श्यामपट्ट, ऑप्शन सी प्रयोगशाला, ऑप्शन डी विषय वस्तु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्यामपट्ट। ब्लैक बोर्ड जिसे कहते हैं, ब्लैक बोर्ड जो होता है शिक्षक का परम मित्र होता है। विद्यालय में इसका परम मित्र कौन होता है? श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य दृश्य, श्रव्य मतलब ऑडिबल, दृश्य मतलब विजुअल।
जो श्रव्य उद्देश्य सामग्री होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अधिगम को सरल बनाने के लिए, ऑप्शन बी अधिगम को रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन सी अधिगम को सार्थक बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीखने की गति निर्भर करती है, ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी तत्परता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। सीखने की गति क्या क्या निर्भर करती है? पहले हो गया रुचि, दूसरा प्रेरणा या मोटिवेशन, तत्परता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1987। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1987। दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की घोषणा हुई थी, इसकी घोषणा तो 1986 में ही हो गई थी। कब हुई थी? इसकी घोषणा 1986 की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही की गई थी, परंतु यह वर्ष 1987 में लागू हुई। जब घोषणा की बात आएगी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तो 1986 आएगा, जब लागू होने की बात आएगी तो एक साल बाद आता है 1987, तो 1987 में लागू हुआ। 1986 में क्या हुआ? इसकी घोषणा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक हैं? ऑप्शन ए जेम्स थॉमसन, ऑप्शन बी के.जी. सैयद, ऑप्शन सी H.T. प्रिसप, ऑप्शन डी के.सी. त्यागी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन प्राथमिक शिक्षा के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? ऑप्शन ए सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण, ऑप्शन बी मानसिक क्रियाओं का समायोजन, ऑप्शन सी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण है। उनका मानना है कि केवल अमूर्त सिद्धांत से संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या नहीं की जा सकती। अमूर्त सिद्धांत से केवल इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, बल्कि दृष्टि से संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत है? ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन बी सिर पदाभिमुख सिद्धांत, ऑप्शन सी वर्तुलाकार सिद्धांत, ऑप्शन डी समीपता का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिर पदाभिमुख सिद्धांत। दोस्तों इसका नाम अंग्रेजी में याद कर लीजिएगा, तो अंग्रेजी में याद कर लीजिए जो कि ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन ए जैसे कि सिफेलोकार्डर का मतलब होता है हिंदी में सिर पदाभिमुख सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं इसका विकास होता है सिफेलोकार्डर का सिर से पैर तक, सिफेलोकार्डर। और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे हम वर्तुलाकार सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका नाम जो होता है हिंदी में बदलता रहता है, तो इस ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसका नाम इंग्लिश में याद कर लें। सिफेलोकार्डल मतलब बच्चे का जो विकास होता है, सिफेलो मतलब सिर, सा से सिफेलो, सा से सिर,
तो सिर की तरफ से जो बच्चे का विकास अन्य भागों में जाता है तो सिफेलोकार्डर कहलाता है। सबसे पहले सिर का विकास होगा। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, इसका बच्चे में इसका विकास कहाँ से होता है? सेंटर से अन्य भागों में इसका विकास होता है। वो होता है क्या? प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे हम हिंदी में वर्तुलाकार सिद्धांत बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी युंग, ऑप्शन डी स्किनर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पियाजे। पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञान के एक्टिव निर्माता होते हैं। इन्हें नन्हे वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। पियाजे ने इन्हें क्या कहा? नन्हा वैज्ञानिक, क्योंकि ये नई नई क्रिया करके खोज करते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक किसी समस्या के समाधान हेतु विद्यार्थियों को सामूहिक चर्चा का अवसर प्रदान करता है। उस स्थिति में अधिगम वक्र के संबंध में सत्य कथन होगा। ऑप्शन ए अधिगम वक्र बेहतर होने लगेगा, ऑप्शन बी अधिगम वक्र पठार आएगा, ऑप्शन सी अधिगम वक्र में अवनति होगी, ऑप्शन डी अधिगम वक्र अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम वक्र बेहतर होने लगेगा। मतलब जब बच्चों को आप अवसर प्रदान कर रहे हैं सामूहिक चर्चा का, ग्रुप डिस्कशन जब बच्चे करेंगे तो आपस में अपने क्रिएटिव थिंकिंग का प्रयोग भी करेंगे, तो इनका जो माइंड होगा, माइंड का डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार अधिगम का क्या होगा? वक्र जो होगा, अधिगम वक्र बेहतर होने लगेगा। डे बाय डे इसमें इंक्रीजमेंट होगा, बढ़ेगा। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का कारण है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता के कारण, ऑप्शन बी वातावरण के कारण, ऑप्शन सी आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया के कारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी तथा एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ, इन दोनों के इंटरेक्शन से, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से इसमें विकास होता है। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा रहता है, उसे आप यदि अच्छा माहौल देंगे, अच्छे माता पिता या परिवार मिलेंगे, तो बच्चे का विकास जो अच्छा डेवलप होगा। कोई बच्चा यदि एक वैसे अच्छा परिवार में इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, जैसे कि बच्चे के माता पिता हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर आस पड़ोस वाले सही नहीं हैं, तो बच्चे का जो विकास होगा वो सही से नहीं होगा, क्योंकि वह अपने परिवार से तथा वातावरण से ही सीखेगा। तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। ऑप्शन ए उच्च बुद्धि लब्धि, ऑप्शन बी उच्च आत्म क्षमता, ऑप्शन सी कुशल समस्या समाधान करता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रभावशाली बालक कहा जाता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं जैसे कि इनमें उच्च बुद्धि लब्धि, उच्च आत्म क्षमता और इनमें कुशल समस्या समाधान करता, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होते हैं, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य बालावस्था में भाषा होती है। ऑप्शन ए अहम केंद्रित, जिसे हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म, ऑप्शन बी सामाजिकृत सोशलाइजेशन, ऑप्शन सी परिपक्व, ऑप्शन डी जीववादी, जिसे हम इंग्लिश में एनिमिज्म बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य बाल्यावस्था में बच्चे की भाषा में क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा अहम केंद्रित, मतलब ईगो सेंट्रिज्म। मध्यावस्था में जब बालक होता है तो इसमें ईगो सेंट्रिज्म होता है।
यह सोचता है कि जो भी आसपास की क्रियाएं हो रही हैं वह उसके अनुसार ही हो रही हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैशवावस्था होती है ऑप्शन ए गर्भावस्था से जन्म तक, ऑप्शन बी जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन डी 2 से 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताएं 29 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक क्या होती है? शैशवावस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दोस्तों हमारा 30वां क्वेश्चन है, जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है। विकास का क्रम होता है ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन बी कठिन से सरल, ऑप्शन सी जटिल से कठिन, ऑप्शन डी साधारण से असाधारण। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा विकास जो होता है दोस्तों वह जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया होती है। यह प्रायः सामान्य से विशिष्ट तथा सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट कभी कभी सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, कभी जो होता है सरल से जटिल की ओर भी बढ़ता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।